everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with the question paper of chemistry HP board class 12th series B. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हमें बताने हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट कितनी होती हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में. इसका जो आंसर है वो है 4. सेकेंड क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन है हमारे पास ए और बी जो सेपरेट कर रखे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करता है ए से बी तो इसका क्या रीज़न है. इसका मतलब है जो ए है वो लेस कंसनट्रेटेड है बी से. क्वेश्चन नंबर थर्ड, रस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, रस्ट जो होता है वो मिक्सचर होता है FeO2 Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है 3 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है. इसका आंसर है 1. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है कि कॉपर सॉल्ट को लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्वस सोल्यूशन में. तो इसका सही उत्तर है ए, Cu सेकेंड इज़ मोर स्टेबल. क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास एक रिएक्शन दी है ArCl plus Na in the presence of dry ether gives to ArAr plus 2NaCl. This reaction is called Woods reaction. क्वेश्चन नंबर 7, हमें बताना है कि इनमें से जब हम डाई इथाइल ईथर को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ HI तो हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलता है. हमें मिलते हैं इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल आयोडीन. क्वेश्चन नंबर 8, हमें रिएजेंट बताना है जो हम यूज़ कर सकते हैं एसिटोफिनोन और बेंजाफिनोन को सेपरेट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए. तो इसका I2 और सोडियम कार्बोनेट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, हमें बताना है कि एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन सा है इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से. तो इसका आंसर है बेंजाइल एमाइन. क्वेश्चन नंबर 10, क्वाइनोलेन इज़ अ ट्रांसकुलाइजर. इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी हमें डिफरेंस बताना है कंडक्टर और इंसुलेटर में. तो जो बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कंडक्टर में ना एनर्जी गैप या फिर तो बहुत स्मॉल होता है बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, और या फिर उनके बीच में ओवरलैपिंग हुई होती है. लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप नहीं कर पाता वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड की तरफ. इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है. लेकिन जो कंडक्टर होता है वहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें हेनरीज लॉ बताना है और उसकी एप्लीकेशंस. हेनरी लॉ होता है ना वो बताता है हमें कि जो सॉलिबिलिटी होती है ना गैस की इन लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस के. और उसकी कुछ एप्लीकेशन ये है कि हम क्या करते हैं ना, सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए ना CO2 की इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, तो हम क्या करते हैं उन जो बॉटल्स होती है ना उनको सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर ताकि उनकी सॉलिबिलिटी CO2 की बढ़ सके. उसके बाद क्या होता है, जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना तो आपने देखा होगा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो घटता जाता है ग्राउंड लेवल से क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोगों को ना वहाँ पे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है कि कमी, मतलब खून ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाती है जिस स्टेज को हम बोलते हैं एनॉक्सिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ना एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन दे रखा है. हमने उसको प्रिपेयर किया है एथाइलिन ग्लाइकॉल में और 200 वाटर में. हमें उसकी मोलैलिटी निकालनी है सोल्यूशन की. तो यहाँ पे हम मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000. इससे हमें मोलैलिटी पता चल जाएगी सोल्यूशन की. क्वेश्चन नंबर 13, हमें बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो इंक्रीज़ होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को डालते हैं वाटर में. ऐसा इस वजह से होता है कि जैसे ही हम किसी भी सॉल्यूट को डालते हैं ना सॉल्वेंट में तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है. इस वजह से ऐसा होता है. उसके बाद हमें बताना है एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं.
एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ना वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यू पे या फिर अपनी स्किन पे टू रिड्यूस, मतलब जो हमारे इन्फेक्शन को होने की पॉसिबिलिटी है उसको कम करने के लिए। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पावरडीन जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, उसको हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक। उसके आता है कपलिंग रिएक्शन। अभी हमने पीछे एक एमसीक्यू में पढ़ा था वुड्स रिएक्शन के बारे में, वो एक एग्जांपल है कपलिंग रिएक्शन का। उसके बाद आता है जेब्रेलिन पेंथाहेलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो होती है ना, ये ट्रांसफॉर्म करती है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को इनटू प्राइमरी अमीन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पेंथाहेलेमाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैब्रियल पेंथाहेलेमाइड सिंथेसिस। उसके बाद है हाउ विल यू, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे फिनोल और अल्कोहल को। तो हमने देखा है ना कि नहीं, एक क्वेश्चन छूट गया। जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड क्या होता है ना, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेशली अ मेटल, किसी एक मेटल की, इन विच अ मोल्टन रीजन ट्रेवल थ्रू द मटेरियल टू बी रिफाइंड एंड पिक्स अप द इम्प्योरिटीज एट इट्स एडवांसिंग एज। उसके एडवांसिंग एज तक वो उसको पिकअप कर लेता है। उसके बाद वो अलाउ कर देता है जो हमारे पास प्योरीफाइड पार्ट होता है उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं एट इट्स अपोजिट एज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिनोल और अल्कोहल को। तो हम जो फिनोल्स होती है ना उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है एरोमेटिक रिंग से कार्बन एटम की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें टेस्ट बताना है डिस्टिंग्विश करने के लिए फिनोल और बेंजोइक एसिड। तो टेस्ट क्लोराइड टेस्ट। जो फिनोल होती है वो रिएक्ट करती है फेरिक क्लोराइड के साथ और एक आयरन फिनोल कॉम्प्लेक्स बनाती है जो वॉयलेट इन कलर होता है। लेकिन जो बेंजोइक एसिड होता है वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और एक बफ कलर्ड पीपीटीज प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्कोहल्स जो होती है ना वो बहुत सॉल्युबल होती है वाटर में एज कंपेरेटिव टू द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। ऐसा इस वजह से होता है ना कि जो अल्कोहल्स होती है ना उनके पास टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि उनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकती वाटर के साथ। उसके बाद आता है एक्सप्लेन रेडियस रेशियो। ये क्या होता है ना, ये रेशियो होता है रेडियस ऑफ द स्मॉलर आयन टू द लार्जर आयन या फिर केटायन, कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम मेनली यूज़ करते हैं किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए, किसी भी अनायन या केटायन का। उसके बाद आता है हमारे पास वाई हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू और हाई न्यूक्लियर चार्ज। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो येलो टर्न हो जाता है सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही। ऐसा इस वजह से होता है उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, इस वजह से वो येलो कलर का हो जाता है। व्हाट इज़ द बेसिसिटी बतानी है हमें H3PO4 की। तो इसकी बेसिसिटी 3 होती है और इसको हम ट्राई बेसिक कहते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन पेपर। व्हाट आर सीडो हेलोजेंस। ये जो होता है ना ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या फिर ग्रुप होता है एलिमेंट्स का जो बनते हैं दो और मोर पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलके। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कंबाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज आयन के साथ, जैसे कि साइनाइड हो गया। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सीडो हेलोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा इस वजह से होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है N2 ट्रिपल बॉन्ड की वो उसको बहुत अनरिएक्टिव बना देती है और उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक इट्स बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की हमें बतानी है मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या होता है ना, इसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की। और ये जो है ना ये बहुत ही आजकल यूजेबल मेथड है, जिसने जो पहले मेथड यूज़ होते थे लेड चैम्बर मेथड उनको भी रिप्लेस कर दिया है। अब जो इसमें क्या करते हैं ना, हम सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम पास करते हैं इनटू द हॉट कैटलिस्ट। जब हम उसको हॉट कैटलिस्ट से पास करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड
और जो ये होती है ना सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, टर्न ये कंबाइन करती है वाटर के साथ और बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जिसका रेट कांस्टेंट हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के। हमें क्या करना है ना, रेट नेक्स्ट हमें डिराइव करनी है इक्वेशन, ये आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कैमियोज ऑप्शन और फिजियोज ऑप्शन में डिफरेंस। अब क्या होता है ना, जो फिजियोज ऑप्शन होता है ना वो फॉर्म होती है ड्यू टू द वंडर वॉल फोर्स है, लेकिन जो कैमियोज ऑप्शन होती है उसकी फॉर्मेशन होती है केमिकल बॉन्ड्स की वजह से। और जो फिजियोज ऑप्शन होता है ना वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, लेकिन जो कैमियोज ऑप्शन होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। उसके बाद हमारे पास जो फिजिक्स ऑप्शन होता है ना उसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, लेकिन कैमियोज ऑप्शन वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिक्स ऑप्शन जो होती है ना उसको फेवर करता है लो टेम्परेचर, लेकिन जो कैमियोज ऑप्शन होती है वो फेवर की जाती है हाई टेम्परेचर से। और जो फिजिक्स ऑप्शन होती है उसके लिए हमें ना एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम चाहिए होती है, लेकिन हमें कैमियोज ऑप्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस बतानी है। इलेक्ट्रोडायलिसिस वो होती है जब हम डायलिसिस करवाते हैं, जिसमें जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है ना वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और फिर मूवमेंट्स ऑफ आयन होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम होगा टेट्रा अमीन क्लोरी नाइट्रो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकल साइनाइड टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और इसका शेप। तो इसका जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर और मैग्नेटिक बिहेवियर होगा डायमैग्नेटिक। 23rd क्वेश्चन में हमें कुछ रिएक्शंस बतानी है। पहली है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है ना, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ या फिर HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लोइस कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है ना, एसाइल ग्रुप जुड़ता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें क्लासिफिकेशन बतानी है विटामिन्स की। जो विटामिन्स होती है ना वो मेनली दो तरह की होती है, मतलब क्लासिफाइड दो तरह ऑन द बेसिस सॉलिबिलिटी के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, और ये मेनली दो तरह की होती हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती है और एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। दो तरह की विटामिन्स होती हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और जो फैट में सॉल्युबल होती है उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसके बाद आता है हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बताने हैं। जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्टिंग्विश करना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच में। अब जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं ये अपनी शेप को डिफॉर्म कर लेते हैं ऑन द हीटिंग, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं करते ऑन हीटिंग। अब और इनका ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है थर्मोप्लास्टिक का, लेकिन थर्मोसेटिंग का काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के बैकलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और जो थर्मोसेटिंग है उसका एग्जाम्पल है पॉलीयूरेथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंथेसिस बतानी है ब्यूना एस की। तो जो ब्यूना एस पॉलीमर होता है ये दो मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide they form styrene butadiene rubber and this is the synthesis of Buna S polymer. इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें कैलकुलेट करनी है गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है
डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है हाइड्रोजन H2O2 फ्यूल सेल की। अब इसमें क्या होता है ना, इस फ्यूल सेल कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन और ना ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं और वाटर प्रोड्यूस करती हैं। अब इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और एनोड साइड पे जो हाइड्रोजन है वो इकट्ठी हो जाती है और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइप्ड करती है, मतलब भेजती है एक तरीके से। अब हमें बताना है कि जो हेलोजेंस होते हैं ना वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास ना हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिल्वर जो होता है उसको हम ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, बल्कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कम्प्लीटली फील्ड होती है डी ऑर्बिटल में। ऐसा इस वजह से होता है ना कि जो सिल्वर की सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसमें इसके पास टेंडेंसी, हम इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं डी ऑर्बिटल से। अब क्या होगा, इसका डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से हम जो है अब इसको कह सकते हैं एक ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिंक, कैडमियम और मरकरी का काफ़ी लो होता है, ऐसा बताना है हमें क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है ना क्योंकि इनके पास फील्ड डी सब शेल्स होती हैं और इस वजह से ये क्या इनके जो मेटालिक बॉन्ड्स काफ़ी वीक होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज हमें ये बताना है कि NaCl5 एग्जिस्ट करता है बल्कि PCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। साइज बहुत छोटा होता है और ना इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेंड कर सके, लेकिन जो फॉस्फोरस होता है उसका साइज भी बड़ा होता है और उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, इस वजह से वो PCl5 फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को बोलते हैं हम। इनको सेपरेटली प्लेस किया जाता है लास्ट की 2 रोज में पीरियोडिक टेबल में, और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो मतलब इनकी जो सबशेल्स होती हैं एफ ऑर्बिटल की वो भरी हुई होती है, इस वजह से हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है कि जो मेटल्स होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना उनके पास टेंडेंसी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। तो जैसे ही लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो जंप कर लेता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, और जैसे ही वो वापस अपनी स्टेट पे वापस आता है तो वो डी ट्रांजिशन शो करता है और इस वजह से वो क्या करते हैं, जनरली कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें बताना है एक्शन ऑफ हीट, जब हम हीट कर K2Cr2O7 को हीट करते हैं, रिएक्शन बतानी है। तो K2Cr2O7 जब हीट करते हैं हम उसको तो वो प्रोड्यूस करता है K2Cr2O4 प्लस Cr2O3 प्लस 3O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैनिज़ारो रिएक्शन बतानी है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है ना, ये इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अल्कोहल्स प्लस कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटार्ड रिएक्शन बतानी है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है ना, एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप जो किसी भी एल्डिहाइड का, वो क्या करता है ना क्रोमियम हाँ Cr2OCl2 की प्रेजेंस में क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें केमिकल टेस्ट बताना है फिनोल और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इसका जो टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो फिनोल होती है वो रिएक्ट नहीं करती सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन जो एसिटिक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और ना एक ब्रिस्की एफरेंस देता है क्योंकि वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें बताना है कैसे हम एसिटाल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन जो है, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, जितना भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ को रिएक्शन मतलब किसी स्पेशलाइज रिएक्शन में जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।